जो मोटर की एफिशिएंसी है वो 9 वो क्या है 0.5 है। अच्छा, यहाँ पे मोटर पानी जाया नहीं कर रही, यहाँ पे मोटर एनर्जी जाया कर रही है। Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of First Year Physics Chapter 5 और आज हम देखेंगे इस चैप्टर के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। कहा जा रहा है a 1 किलोवाट मोटर पंप pumps the water from the ground to a height of 10 मीटर। एक पंप है जो वाटर को ग्राउंड से हाइट पे लेके जा रहा है और हमें उसकी पावर दे दी गई है। उस पंप की जो पावर है वो है 1 किलोवाट। तो क्या करेंगे, किलो को हटाएंगे, किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ तो हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो होगी 1 एक्सपोनेंट 3 वॉट। नाउ मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, हाइट भी दे दी गई है 10 मीटर की कि जो पंप है वो वाटर को 10 मीटर की हाइट पे भेज रहा है। नाउ मजीद आगे चलते हैं। फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। अच्छा, इन्होंने कहा है कि कितना पानी ऊपर जाएगा 1 घंटे में। एक तो ये कि टाइम इन्होंने दे दिया 1 आवर। यहां से आपको एक और चीज समझनी होगी कि इन्होंने कहा हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, यानी कि हमें मास नहीं बताना है बल्कि वॉल्यूम बताना है। इस बात को समझना होगा कि इन्होंने कहा हाउ मच लीटर, लीटर यूनिट होती है वॉल्यूम की, मास की नहीं होती। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम बताना है कि कितना वॉल्यूम वाटर का हाइट पर चला जाएगा। सॉल्यूशन हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो है वॉल्यूम। ये v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी नहीं है ये। नाउ कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपने केमिस्ट्री में देखा हो या केमिस्ट्री में नहीं भी देखा हो कि वॉल्यूम को फाइंड हम कैसे करते हैं, पहले हमें मास ही निकालना पड़ता है, देन मास से हम वॉल्यूम की तरफ जा सकते हैं। तो हम पहले मास फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास यही पंप है 10 मीटर की हाइट पे वो पानी को फेंक रहा है और 1 घंटे में कितना मास पानी का वो इतने ऊपर फेंक सकता है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। हमें टाइम पता है लेकिन वर्क डन नहीं पता कि वर्क डन कितना हो रहा है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी हाइट पर जाती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, जितना उस बॉडी पर वर्क डन करवाया जाता है सेम उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे सपोज करें कि ये एक मार्कर है यहाँ पे, सही, मैंने इसको ऊपर की तरफ लाया, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ी? जितना मैंने इसके ऊपर वर्क डन करवाया। यानी कि जब मैं इसको ऐसे ऊपर लेके गया मेरी एनर्जी यूज हुई है, मेरी बॉडी की एनर्जी यूज हुई है। वो एनर्जी जो वर्क डन करवाने में मेरी बॉडी की इस्तेमाल हुई है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती ना, जाया हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो हमारे पास क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर जाता है तो उसके ऊपर जो वर्क डन करवाया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि एज वी नो दैट यहाँ पे जो वर्क डन है वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा mgh के। इसको हम यहाँ पे पुट करवाते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन की जगह आ जाएगा mgh और डिवाइडेड बाय टाइम। ना अगर अब हम देखें पावर पता है हमारे को, मास हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, हाइट भी पता है और टाइम भी पता है। तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू टी इज इक्वल टू एम जी एच। नाउ जी एच मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, पी टी डिवाइडेड बाय जी एच इज इक्वल टू एम। तो एम के लिए, मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया पी टी डिवाइडेड बाय जी एच। यहां से हम मास इजिली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू पावर, पावर हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट 3 इंटू टाइम, टाइम हमारे पास है 1 आवर। अच्छा, आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? ऑब्वियसली 3600। अच्छा, आप इसको कैसे कर सकते हो कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? जैसे 1 आवर है
तो 1 घंटे में सबसे पहले मिनट कितने होते हैं 60 मिनट्स में सेकंड्स कितने होते हैं वो भी 60, तो 60 इंटू 60 3600 आ जाएगा। टाइम हमारे पास है 3600 सेकेंड्स। तो टाइम की जगह आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, ये तो आपको अच्छे से याद होता है, और हाइट हमारे पास है 10 मीटर। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1 एक्सपोनेंट 3 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 3.6 एक्सपोनेंट 6। हमारे पास मास फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू 3.6 एक्सपोनेंट 6 और डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 98। तो हमारे पास मास आ जाएगा 367 और 34.4 kg। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आपका यही आएगा। अच्छा नाउ अब हमें क्या करना है, इस मास को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। कैसे कर सकते हैं, आपने एक टर्म पढ़ी थी केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, डेंसिटी। डेंसिटी को हम कुछ इस सिंबल से शो करते हैं या डी से भी शो करते हैं, स्मॉल डी से। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। और जो डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी जो है वो सब्सटेंस वाइज चेंज हो रही होती है, सब्सटेंस की डेंसिटीज कांस्टेंट होती है। जैसे वाटर की डेंसिटी है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी और चीज की डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, मोटर क्या कर रही थी, पानी को ऊपर भेज रही थी ना, तो हम डेंसिटी ले रहे हैं वाटर की, और ये बराबर होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। ये डेंसिटी होती है वाटर की। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1। v डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू v इंटू 1, v ही आ जाएगा। यानी कि जो वॉल्यूम होगा वही उसका मास होगा। मास क्या आया, ये आया हुआ, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 36734.4 और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। ना अगर आप इसको पॉइंट को पीछे लेके आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 3.67 एक्सपोनेंट 4 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट आ गई। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि आपने केमिस्ट्री में यहाँ डेसीमीटर क्यूब पढ़ा, डीएम क्यूब। तो केमिस्ट्री में हम डेसीमीटर क्यूब यूनिट लेते हैं वॉल्यूम की, फिजिक्स में मीटर क्यूब लेते हैं, फिजिक्स में एसआई सिस्टम चल रहा होता है। तो नाउ हमारा न्यूमेरिकल 9 तो हो गया, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 10 की तरफ। तो न्यूमेरिकल 10 में क्या कहा जा रहा है, न्यूमेरिकल 10 में कहा जा रहा है अ रॉकेट ऑफ मास 2 kg इज लॉन्च्ड इन द एयर। एक रॉकेट है जिसका मास है 2 kg, उसे लॉन्च किया गया है एयर में, is launched in the air when it attains a height of 15 मीटर। जब उस रॉकेट ने हाइट ले ली, हाइट अटेन की 15 मीटर। द 400 जूल ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल बर्न्स, उसका जो फ्यूल था वो बर्न हो गया 400 जूल का, यानी कि जो उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो गई वो 400 जूल की एनर्जी इस्तेमाल हो गई रॉकेट की। अच्छा, देन फाइंड स्पीड ऑफ द रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। रॉकेट की स्पीड मालूम करनी है मैक्सिमम हाइट पे, यानी रॉकेट की एक तरह से वेलोसिटी फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट पे। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड और हम करते हैं सॉल्यूशन। ना आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि इन्होंने कहा है कि स्पीड फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट पे, और मैक्सिमम हाइट इन्होंने बोला नहीं है कि 15 मीटर ही मैक्सिमम है, लेकिन हम इसको मैक्सिमम सपोज करते हुए चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट हमें 15 ही दी हुई है। तो इस 15 मीटर की हाइट को हम बोल देंगे कि यही मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट है 15 मीटर। जब 15 मीटर की हाइट पर रॉकेट गया तो उसकी एनर्जी यूज हो गई 400 जूल, और जो रॉकेट का मास था वो 2 kg था। हमें वेलोसिटी फाइंड, स्पीड फाइंड करनी है, मैक्सिमम स्पीड। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि मूव कर रहा होता है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड
पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है, जिसे हम ई से या टी, जिससे आप चाहें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने ई से किया है। जो टोटल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये दो एनर्जीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाती हैं। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। E is equals to kinetic energy half mv square प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो तो हमने वहां भी देखा mgh। ना अगर अब आप इस फॉर्मूले के अंदर ही देखें तो हमें तकरीबन चीजें पता है। कैसे पता है? टोटल एनर्जी पता है 400 जूल, मास भी गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगेन मास गिवन है, ग्रेविटी पता है और हाइट भी पता है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। E की वैल्यू 400 इज इक्वल्स टू, मार्कर सही नहीं चल रहा है, हाफ m, मास हमारे पास है 2 इंटू वेलोसिटी फाइंड करनी है v स्क्वायर प्लस अगेन मास 2, ग्रेविटी 9.8 और हाइट हमारे पास है 15। तो यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, अगर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू, ये तो v स्क्वायर ही रहेगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 15 30, 30 इंटू 9.8, हमारे पास 30 इंटू 9.8 आ जाएगा 294। किस तरह से आएगा? 2 इंटू 15 30, 30 इंटू 9.8 294 आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि ये प्लस का 294 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस 294 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा 106 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। स्क्वायर को कैंसिल करना है, रूट ले लेंगे, तो हम लिखते हैं टेकिंग रूट, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 106 इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, अंडर रूट 106 क्या वैल्यू आ जाएगी? 10.29। वी हमारे पास आ जाएगा 10.29 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको जो स्टार्टिंग की लॉजिक है वो पता होनी चाहिए, आपको डिफरेंट लॉजिक्स लगानी आनी चाहिए। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 10, सॉरी न्यूमेरिकल 11, और फिर हमारा चैप्टर फाइनली एंड होगा। तो न्यूमेरिकल 11 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। न्यूमेरिकल 11 में कहना है आ मोटर पंप्स द वाटर एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। तो ये न्यूमेरिकल आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कह सकते हैं इसको। आ मोटर पंप्स द वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। एक मोटर है जो पानी को पंप कर रही है, किस रेट से कर रही है? 500 ग्राम वाटर एक मिनट में पंप हो रहा है। तो आप देखें तो हमारे पास यहाँ दो चीजें गिवन है, क्या वैल्यू दी है? 500 ग्राम पर मिनट, मिनट कितना है? एक मिनट में 500 ग्राम। तो हमें दो चीजें गिवन हो गई हैं, एक तो ये कि मास कितना है 500 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में लेके जाएंगे, कैसे कर सकते हैं? डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगा। मास आ जाएगा 0.5 kg। कहा गया 500 ग्राम पर मिनट, यानी कि एक मिनट। टाइम हमारे पास आ गया 1 मिनट। ना मजीद आगे देखते हैं, टू अ हाइट ऑफ 120 मीटर, पानी जो है वो 120 मीटर की हाइट पर जा रहा है। नाउ इफ द मोटर इज 50% एफिशिएंट, जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी दे दी है 50%। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। एफिशिएंसी को इस तरह से शो करते हैं और इस सिंबल को बोलते हैं ईटा, ईटा ऐसे शो करते हैं, ईटा बोलते हैं एफिशिएंसी सिंबल को।
अच्छा, देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, पावर कैलकुलेट करनी है हमारे को। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल यहीं पे करते हैं। यहाँ पे कि रिक्वायर्ड हमारे पास है, क्या रिक्वायर्ड है, पावर, पावर हमारे को फाइंड करनी है। तो इसको हम पावर, और यहाँ पे छोटा सा n बना रहा हूँ एफिशिएंसी वाला, है? ताकि एक्चुअली हमें इसमें 2 बार पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको समझते हैं कैसे। देखिए इसमें ना आपको एक चीज समझनी होगी कि पावर 50% है, अभी हम इस चीज को नहीं देख रहे, अभी हम नॉर्मल पावर निकालते हैं। नॉर्मल पावर कैसे निकालेंगे, ये वाले मेथड से सेम, अगर देखें यही न्यूमेरिकल है, बस इस बार एफिशिएंसी की टर्म ऐड हो गई है। पानी है, कहाँ जा रहा है, 200 मीटर की हाइट पे, तो क्या होगा, जो वर्क डन हो रहा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो रहा होगा, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सेम इसी तरह स्टेप्स फॉलो होंगे कि हम कहेंगे कि पावर बराबर है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। देखिए इसमें कोई लॉजिक इतनी मुश्किल नहीं है। अब ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है, जो उसके ऊपर वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ये हम यहाँ देख चुके हैं। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, पावर बराबर हो जाएगी mgh डिवाइडेड बाय टाइम। ना अगर वैल्यूज रखें, मास 0.5, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, हाइट हमारे पास है 120, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम आ जाएगा 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा 60। नाउ इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, 0.5 इंटू 120, 60 आ जाएगा। ऐसे देख लें, 0.5 इंटू 120, 60 इंटू 9.8 और डिवाइडेड बाय 60, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 60 वॉट्स, सॉरी 9.8 वॉट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना अभी हमने एफिशिएंसी की जो टर्म है उसको नहीं लिया अभी तक हमने, अब हम लेंगे एफिशिएंसी की टर्म को। अभी पावर आई है नॉर्मल 100% एफिशिएंसी पे। देखिए इसको ना ऐसे समझे कि लेट सपोज आपके घर के छत पे एक टैंकी है, और उसके अंदर 10 बाल्टियां पानी आ सकता है। आप नीचे से गए, एक बाल्टी पानी उठा के लाए, टैंकी में डाल दिया, फिर नीचे गए, एक बाल्टी भरी टैंकी और ऊपर लाके टैंकी में डाल दिया। कितनी बाल्टी आप भर के ऊपर लाए कि टैंकी भर जाएगी, मैंने क्या होता है 10 बाल्टियां आ सकती है, तो आप 10 बाल्टियां लाएंगे और डाल देंगे। नाउ अब हम ये करते हैं कि अगेन वही टैंकी है, छत पे 10 बाल्टियां पानी उसमें आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन लग गई कि आप जब पानी की बाल्टी नीचे से उठा के ला रहे हो, तो वो पानी गिर गिर के थोड़ा थोड़ा आधा पानी गिर जाता है हर बार। अब आपको कितनी बाल्टियां लानी पड़ेंगी, अब आपको 20 बाल्टियां लानी पड़ेंगी। क्यों, हर बार आप आधा आधा पानी तो गिराते जा रहे हो। तो ये एक्चुअली एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आपकी क्या हो गई, आधी हो गई। पहले आप एक पूरी बाल्टी ला रहे थे, अब आप जब ला रहे हो तो आधा पानी गिर रहा है, एफिशिएंसी कितनी हो गई, हाफ हो गई, 50% एफिशिएंसी हो गई। सेम यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि एक मोटर पंप थी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 50% है। तो आपको पहले जो मैंने एग्जांपल दी उसमें टैंकी में 10 बाल्टियां ला के डालनी थी, अब आपको 20 बाल्टियां लानी पड़ेंगी, क्योंकि आधा आधा पानी आप जाया कर रहे हो। सेम पावर पहले कितनी जाती 9.8, लेकिन अगर एफिशिएंसी 50% हो गई, एफिशिएंसी आधी हो गई, तो पावर डबल चाहिए होगी। अब कितनी चाहिए, 9.8 का डबल 19.6 हो जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है, ये मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाते हुए बताया था कि परसेंटेज के सिंबल बराबर होता है 1/100 के। ये परसेंटेज के सिंबल की कन्वर्जन होती है कि परसेंटेज का सिंबल बराबर होता है 1/100 के। तो अगर मैं इस परसेंटेज के सिंबल को कन्वर्ट करूं, क्योंकि हम परसेंटेज में वैल्यू नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 50
और परसेंटेज का सिंबल 1/100 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी 0.5, हाफ हो गई। और यहाँ रिक्वायर्ड हम ऊपर लिख लेते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई? हाफ। ये तो आपको पता लग गया पावर अब डबल चाहिए होगी, तो पावर के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे पास होगा, पावर इस जो एफिशिएंसी हमें गिवन है उस पे हो जाएगा एक्चुअल पावर, टोटल पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी के। तो हमारे पास पावर आ गई 9.8 और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 0.5। तो इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 19.6 वाट। तो आपको पॉसिबल है कि एग्जाम्पल से ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि पावर डबल क्यों हो गई। मैं एक बार फिर एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ कि आपको एक टैंकी को भरने के लिए 10 बाल्टियां पानी चाहिए था, आप 10 ही लाओगे, लेकिन अब क्या हुआ कि हर बार आप लाते हुए आधा पानी बाहर गिरा रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी आधी हो गई, अब आपको 20 बाल्टियां लानी पड़ेंगी। तो सेम यहाँ पे भी जो मोटर की एफिशिएंसी है वो क्या है? 0.5 है। अच्छा, यहाँ पे मोटर पानी जाया नहीं कर रही, यहाँ पे मोटर एनर्जी जाया कर रही है। जैसे मैंने तो पानी के एग्जांपल दिए, यहाँ मोटर की जो ये एफिशिएंसी है ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है कि जितनी उसको एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है आधी जाया हो रही है, तो उसको जितनी पावर चाहिए होगी पानी को भरने के लिए उससे डबल चाहिए होगी, क्योंकि आधी पावर तो जाया हो रही है। तो यहाँ पे आके हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं खत्म। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।